दोस्तों, मैं अभिषेक राव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अपने YouTube चैनल पर मेरा चल रहा है बायोलॉजी, और बायोलॉजी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है अभी के एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर। चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम दें या बीपीएससी का एग्ज़ाम दें, एसएससी का एग्ज़ाम दें, है ना, या अभी जैसे ईपीएफओ का भी एग्ज़ाम आया हुआ है तो उसका भी आप एग्ज़ाम देंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो साइंस का जो पार्ट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साइंस में जो सबसे और महत्वपूर्ण अगर माना जाता है तो बायोलॉजी ही है। तो हम अभी बायोलॉजी ही पढ़ रहे हैं, और बायोलॉजी काफ़ी हम अच्छे से पढ़ेंगे ताकि जो है यहाँ से जो क्वेश्चन है वो कम से कम आपको परेशान करे, है ना। तो हम कल इंट्रोडक्शन के ही सब बात किए थे। बायोलॉजी पढ़ने से पहले आपको दो तीन चीज़ें को ध्यान रखना है कि बायोलॉजी में आपको क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए। एक तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो बायोलॉजी में जो भी टर्म की हम बात करेंगे, जो भी शब्द की हम बात करेंगे, उसका लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे है ना। जैसे यदि हम बात करेंगे, जैसे हम बोलेंगे WBC, हम बात करेंगे RBC, तो ये किस में पाया जाता है? ब्लड में। तो जैसे ही नाम सुने आपके दिमाग में वो चीज़ें चला जाना चाहिए। दूसरा है कि ये कार्य क्या करता है, बस इतना ही। लोकेशन और कार्य और नाम को तो आपको पता ही होगा। सिर्फ जो बायो है, सिर्फ इस दो चीज़ों पर ध्यान आपको रखना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो क्वेश्चन क्या होता है, बायोलॉजी से नहीं छूटेगा, है ना। तो हम शुरू करते हैं। बायोलॉजी, जीव विज्ञान, है ना। हम इससे पहले भी एक क्लास ले चुके हैं, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। अगर ना भी देखेंगे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हम उस वहाँ पे कल हम एक सिर्फ बात किए थे कि जीवन की उत्पत्ति है वो किससे हुई है? सेल से हुई है। जैसा कि हम बात किए थे कि जीवन की जो आधारभूत इकाई है, यानी जीवन की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? वो हुई है सेल से। यानी सेल का मतलब किससे? कोशिका से। नहीं, यानी मान लेते हैं कि ये एक कोशिका है ना। कोशिका आगे टूटता है। टूटने का मतलब है कि कोशिका डिवीजन होता है, डिवाइड होता है। और डिवाइड क्यों होता है? डिवाइड इसलिए होता है क्योंकि जो पुरानी कोशिका है वो ख़त्म हो जाता है और नई कोशिका बनते जाता है। तभी तो हम पहले बच्चे थे, फिर जवान हुए, फिर बुजुर्ग हो जाएंगे, है ना। तो क्योंकि कोशिका में ही चेंज होता जाता है, क्योंकि नया कोशिका बनता जाता है और पुराना कोशिका समाप्त हो जाता है। अगर ऐसा ना हो तो आदमी जैसे ही पैदा हुआ मरते वक्त भी वैसा ही होगा। ऐसा एक दो चीज़ें हैं, हम आगे पढ़ेंगे भी, ऐसा कौन सा चीज़ें हैं कि जैसा ही पैदा होता है वैसा ही ख़त्म हो जाता है। नहीं, तो कोशिका डिवीजन का बेसिकली मतलब यही होता है कि जो हमारे शरीर में चेंजेज होता है, डेली चेंज हो रहे हैं, वो किसकी वजह से हो रहा है? वो कोशिका डिवीजन की वजह से होता है ना। तो कोशिका कैसे होता है हम आगे पढ़ते जाएंगे, सिर्फ आपको अभी के लिए समझना है। मान लेते हैं कि ये एक कोशिका है, कोशिका डिवाइड हुआ तो ये क्या हुआ? दो कोशिका में कन्वर्ट हुआ। फिर ये भी डिवाइड होगा, है ना। जैसे ये कोशिका है, कोशिका क्या हुआ? डिवाइड हुआ, ये न्यू है, न्यू बना, तो ये जो पुराना वाला है वो समाप्त हो जाता है। फिर यहाँ से एक न्यू बनेगा, फिर ये पुराना वाला क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। तो इस टाइप से जो होता है कोशिका में डिवीजन होता है, कोशिका में चेंज होता है। तो ये कोशिका डिवीजन हुआ, फिर बहुत सारा कोशिका मिलके क्या बनता है? मान लेते हैं कि ग्रुप ऑफ कोशिका है, ग्रुप ऑफ सेल है, इसको मिलके बनता है, इसको हम बोलते हैं टिश्यू। जैसा कि हम कल भी बात किए थे, टिश्यू बनता है। और ग्रुप ऑफ सेल, इसको हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल सेम है। और इस जो टिश्यू है, टिश्यू का भी हम टाइप पढ़ेंगे, टिश्यू भी 4 टाइप का होता है, तो हम आगे पढ़ते जाएंगे।
सेल है, फिर टिश्यू है, और टिश्यू से क्या होता है, एक बनता है, इसको बोलते हैं ऑर्गन। नाक, आँख, जीभ, हाथ, ये सब जो चीज़ें होता है इसको अंग बोलते हैं। ये अंग यही है, और बहुत सारा अंग मिलके बनता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम यानी इसको बोलते हैं अंग तंत्र, है ना, जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में क्या क्या चीज़ें यूज होता है, जैसे पेनक्रियाज यूज होता है, अग्नाशय यूज होता है, हमारा मुंह यूज होता है ना। तो उसमें जो पूरा मिला के, यानी पूरा जो ऑर्गन को मिला के क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। आगे हम पढ़ेंगे भी, बहुत सारा सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको हम उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। और ये जो पूरा सिस्टम मिला के वो बनता है लिविंग बॉडी। यानी एक होता है जैसे जो हम लोग, आप लोग हैं। ये बात हम कल भी कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट हम कल से ही कर रहे हैं, कल का बात से ही हम शुरुआत वहीं से कर रहे हैं कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा बॉडी है, सबसे छोटी चीज़ है, वो क्या है, वो है सेल, वो है कोशिका। अगर आपको पूछे कि लिविंग बॉडी के आधारभूत इकाई कौन होती है, तो होती है सेल। सेल ही कार्य करता है, जिसकी वजह से उत्तक बनता है, और उत्तक की वजह से ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन की वजह से ऑर्गन तंत्र, और उसके बाद एक बॉडी बनता है, एक जीवित बॉडी बनता है ना। यह है खेल। तो अगर हम सेल के बारे में हम बात कर लें, इसलिए हम जब भी पढ़ेंगे बायोलॉजी में तो हम इतना ही चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सेल पढ़ेंगे, टिश्यू पढ़ेंगे, ऑर्गन सिस्टम पढ़ेंगे, और इस सब में अगर कोई दिक्कत होता है तो बीमारी होगी। अगर सही से काम अगर ये चीज़ें नहीं कर रहा है जैसे करता है तो क्या होगा, दिक्कत होगी। और दिक्कत होने का मतलब है या तो कुछ आप गड़बड़ सरबर चीज़ें खा लिए, जो बॉडी का ज़रूरत है वो आप नहीं खाए, यानी न्यूट्रिशन, जिसमें हमें प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, तो हम वो भी पढ़ेंगे नहीं। तो हम इसी फ्लो में पढ़ते जाएंगे। तो अभी हम शुरुआत करते हैं वो है सेल से। और सेल क्या होता है, सेल के बारे में हम कल भी थोड़ा सा बात किए हैं, आज उससे हम आगे बात करेंगे। साइंस पढ़ना बहुत आसान है, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको देखते जाना है, बहुत आसान है। बायोलॉजी तो और आसान है। बायोलॉजी में इंटरेस्टेड अच्छी बात यह है कि बायोलॉजी में क्वेश्चन घूमता नहीं है, क्वेश्चन घुमा के नहीं पूछा जाता है, सिर्फ क्वेश्चन आप जो पढ़ेंगे वही एग्जाम में आता है। अंतर यही है कि इसका जो शब्द है ना, जो वर्ड है वो थोड़ा सा घुमावदार है। तो आप एक दो बार अगर पढ़ लेंगे या अच्छे से समझ लेंगे तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर। सेल, कोशिका, यानी हम इसको बोलेंगे जीवन की सबसे छोटी इकाई, जीवन के सबसे छोटी इकाई है। एक तो ये है, यहीं से बात हम शुरू किए थे, जीवन की सबसे छोटी इकाई। अगर सेल के बारे में कुछ और बातें आपको पता होना चाहिए तो जीवन की आधारभूत इकाई भी है। कोशिका क्या है, जीवन की आधारभूत, यानी ये नहीं हो तो जीवन का भी नहीं होगा, जीवन की आधारभूत इकाई है। क्लियर है, ये बात है ना। और यही कार्य करता है तो हमारा शरीर भी होता है, हमारा शरीर भी है तो कार्यात्मक इकाई भी है ना। तो कार्य करने वाला, यानी इसको बोलते हैं कि कोशिका जो है, इस सबको आपको लिखते जाना है। जीवन का कार्यात्मक यानी कार्य करने वाला,
और इसको बोलते हैं संरचनात्मक। संरचना का मतलब है स्ट्रक्चर से। हमारा शरीर में जो स्ट्रक्चर है वो किसकी वजह से है? सेल की वजह से है। आगे हम पढ़ेंगे कि सेल का टाइप भी पढ़ेंगे, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कार्य करने वाला भी और स्ट्रक्चर भी जो हमारे बॉडी को देता है, वो सबसे जो छोटी इकाई है वो सेल ही है, वो कोशिका ही है। क्लियर है? और उसके बाद हम यही बात की है कि नई कोशिका का जो निर्माण है, नई कोशिकाओं का जो निर्माण है पुरानी कोशिका को खत्म होने से या पुरानी कोशिका से ही होती है ना? या इसको बोलते हैं पुरानी कोशिका के विभाजन से होता है ना? विभाजन क्या होता है या क्यों होता है? जो हमारे शरीर में जो चेंजेज होते हैं उसकी वजह से है। तो जैसे अगर मान लेते हैं कि ये पुराना कोशिका है और इससे टूट कर क्या होता है? नई कोशिका बना। तो ये जो कोशिका है इसको हम बोलते हैं न्यू सेल। न्यू सेल है, यानी इसको हम बोलते हैं ओल्ड सेल, या इसी को हम बोलते हैं पेरेंट सेल, यानी पापा है, और इसको हम बोलते हैं डॉटर सेल। डॉटर सेल है ना? पुत्री कोशिकाएं। तो इस टाइप से वो डिवाइड होता है। क्लियर है? तो सेल के बारे में आपको इतना आपको पता होना चाहिए। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। कोशिका, कोशिका का जब हम स्टडी करते हैं, है ना? कोशिका का जो स्टडी करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कोशिका विज्ञान। यानी कोशिका के बारे में जब हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं कोशिका विज्ञान, या इसी को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी है ना? साइटो का मतलब क्या है? साइटो का मतलब होता है यहाँ से ई सेल है, और लॉजी का मतलब क्या होता है? टू स्टडी। यानी सेल का जो स्टडी है उसे हम बोलते हैं साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान कहते हैं। अब जो कोशिका के बारे में कौन कौन व्यक्ति ने सर्वप्रथम पढ़ा, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना? कुछ तो आपको पता होना चाहिए ना? क्लियर है? तो ये बात आपको पता होना चाहिए। फादर ऑफ साइटोलॉजी, यानी कोशिका के बारे में सबसे पहले कौन पढ़ा, उसी को हम फादर बोलते हैं। नहीं, इसको बोलते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी। आपको पहले भी बात किए हैं कि जितना भी साइंटिस्ट का हम नाम लेंगे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं रहता है तब भी आपको दबाव में नहीं आना है। जो कंसेप्ट है वो समझना है, लेकिन पढ़ाना ज़रूरी होता है। अगर नहीं बात करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारा चीज़ें छोड़ दिया है, इसलिए मेरी मजबूरी है, समझ रहे हैं? लेकिन आपके लिए हम पहले भी लिख, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि जैसे कि हम भी कंफ्यूज हो जाते थे। फादर ऑफ साइटोलॉजी बोलते हैं रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक है ना? एक तो ये, उसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, एक इसको बोलते हैं स्वानसन। स्वानसन को बोलते हैं। और उसके बाद बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी।
ये है A.K. शर्मा। हम इस पर बात करेंगे, एक एक चीज़ पर बात करेंगे। फादर ऑफ साइटोलॉजी जो सबसे पहले ने देखा उसका नाम है रॉबर्ट हुक। और अगर फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी यानी अभी के हिसाब से है ना, ये बहुत पुराने थे, उनको स्वानसन है। और फादर ऑफ जो इंडियन साइटोलॉजी है, जो कोशिका के बारे में इंडिया वाले जो साइंटिस्ट ने है ना, उनको माना जाता है, वो है A.K. शर्मा को। क्लियर है। और तो अब थोड़ा सा हम डिस्कवरी की बात कर लेते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। डिस्कवरी ऑफ सेल। यानी जिस व्यक्ति ने सेल की जो है ना सबसे पहले डिस्कवर किया है, उसके बारे में हमें जानना है। और सबसे पहले कौन किया है? रॉबर्ट हुक ने किया है ना। और ये कब किया है? इस 1665 में। तो आप समझ रहे हैं कि कितना पुराना है। क्या नाम है इनका? रॉबर्ट हुक। इस व्यक्ति ने जो सेल है, सेल दोनों में होता है। हम पहले भी बात किए हैं कि जो सेल है वो एक सजीव में भी है, सजीव में ही। और सजीव का मतलब क्या है कि पेड़ पौधे भी आएंगे, व्यक्ति भी आएंगे, एक कीड़ा भी आएंगे, मकोड़ा भी आएंगे, जितने भी सजीव हैं, जो भी जिंदा चीज़ें हैं, वो सभी आ जाएंगे। नहीं, ये बात हम पहले भी किए। तो यहाँ पे जो रॉबर्ट हुक है, इन्होंने जो सेल की जो खोज की है वो एक लकड़ी से की है। लकड़ी का मतलब क्या होता है? लकड़ी का जो छिलका होता है जिसको बोलते हैं कॉर्क टिश्यू। आपको पता है ना कि टिश्यू से पहले सेल था, है ना। तो कॉर्क का मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि ये लकड़ी है, सिलेंडर टाइप का लकड़ी है, और लकड़ी का ये जो छिलका है उसी से ये क्या किए हैं? एक्सपेरिमेंट किए हैं। यानी ये जो सेल होता है, जो बाहर जो लकड़ी होता है, लकड़ी का जो बाहर जो सेल है वो डेड है, वो मरा हुआ रहता है। आगे हम पढ़ेंगे भी, है ना। इसी को कॉर्क टिश्यू से इन्होंने क्या किया है ना, इसे किया है। और ये जो सेल होता है इसको बोलते हैं मृत कोशिका, डेड सेल। डेड सेल क्या होता है? जो वृक्ष का जो बाहर वाला जो छिलका होता है वो मरा होता है, वो जिंदा नहीं होता है ना, उससे किए हैं। और जब ये कॉर्क सेल से किया तो इन्होंने देखे कि ये इसमें जो चीज़ें है वो मधुमक्खी के छत्ते के जैसा है ना, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा। मधुमक्खी का छत्ता आप देखे हैं ना, एक पर एक वो जो होता है लगा होता है। और उसी में ये जो कॉर्क टिश्यू है, और इसी में ये देखे कि इसमें बहुत सारा क्या है, वो सेल है, यानी ग्रुप ऑफ सेल है। इसलिए तो हम टिश्यू बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल। अब आपको बात समझ में आया हम क्या कह रहे हैं? कि सबसे पहले जो सेल के बारे में जो खोज किए हैं वो है रॉबर्ट हुक। और वो किस में जानकारी ले? एक लकड़ी का जो छिलका होता है, कॉर्क होता है, उसी को अपने जो है माइक्रोस्कोप से वो देखे तो उसमें उनको ये पता चला कि उसमें बहुत सारा क्या है, सेल है, बहुत सारा। तो उसी को बोल दिए ग्रुप ऑफ सेल, है ना। और ये कौन से कोशिका था? ये एक मृत कोशिका में इसी खोज की। अगर पूछ ले कि जीवित कोशिका में अगर सबसे पहले खोज किया तो किसने किया, तो ये सवाल आता है ना। इसमें हम ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। हाँ, ध्यान ये रखना है तो किस में की है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्लांट में, ऑब्वियसली बात है कि छिलका तो हम उसी की बात कर रहे थे। तो प्लांट में सबसे पहले जो है सेल की खोज किए गए थे, वो के थे रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे जिंदा सेल के बारे में, इसको बोलते हैं लिविंग सेल। ये तो हो गया डेड सेल। लिविंग सेल यानी इसको हम बोलते हैं जीवित कोशिका।
और जीवित कोशिका के बारे में जिस व्यक्ति ने, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है बायोलॉजी में, इसका नाम है ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक आपको पता होना चाहिए। ल्यूवेनहॉक, मीनिंग पे नहीं जाइएगा, है ना, तो गलत भी लिखा सकता है, लेकिन आपको जो आवाज़ है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ल्यूवेनहॉक, है ना, ये भी ल्यूवेनहॉक इनका पूरा नाम है, ये भी ल्यूवेनहॉक। इन्होंने जीवित जो कोशिका है उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी। ये हुआ क्या कि ये अपने जो आसपास, जो घर के आसपास जो बागवानी होता है उसमें टहल रहे थे, है ना, और उसके मिट्टी में इन्होंने कुछ हलचल पाया है। जो मिट्टी होता है ना, इसमें ये हलचल पाया, और इसी मिट्टी को ये ले जाकर अपने जो प्रयोगशाला है उसमें जाके ये देखे, और उसमें देखे कि ये जो मिट्टी में है कुछ क्या है, वाइब्रेशन हो रहा है, कुछ चीज़ें है ना हिल रहा है। तो इसका मतलब है इनको लगा कि कुछ जीवित है इसमें। जब उन्होंने देखा तो इन्होंने पाया है कि ये एक सेल है, यानी मिट्टी में क्या है, सेल है, कोशिका है, ये चीज़ें है ना, सेल है। और सेल किसका सेल है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, यानी जीवाणु है, नहीं कोई चीज़ जिंदा है, और वो क्या चीज़ें था, बैक्टीरिया था, और उसी से यहाँ से क्या हुआ कि सेल की उत्पत्ति मानी जाती है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो किसने किया है, ल्यूवेनहॉक ने किया है। और ल्यूवेनहॉक ने 2-4 चीज़ों को और जो है उन्होंने खोज किया है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन कौन है, एक तो है कि बैक्टीरिया, दूसरा है स्पर्म, आरबीसी, और है प्रोटोजोआ। यानी ल्यूवेनहॉक ने जो बैक्टीरिया के अलावा, यानी जीवाणु के अलावा, यानी जीवित जो जीवाणु है बैक्टीरिया के अलावा स्पर्म, आरबीसी, प्रोटोजोआ की भी खोज की है, यानी जीवित ऑर्गेनिज्म की भी खोज की है ना, क्लियर है। मृत का किसने किया है, रॉबर्ट हुक ने। और सबसे पहले किसकी खोज हुई है, कौन सी सेल की, प्लांट सेल की, नहीं, क्लियर है। और सबसे पहली बार जिसको सेल की खोज, वो है बैक्टीरिया की खोज हुई है, जीवाणु की खोज हुई है, किसने की है, ल्यूवेनहॉक ने। यहाँ तक हम कुछ पढ़ाए नहीं हैं, ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें सिर्फ आपको रटना होगा, है ना। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कम से कम रटना पड़े, है ना, ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए। 1-2 बार आप यहाँ जब वीडियो आप ख़त्म करेंगे उसके बाद आप कभी एक बार और देख लीजिएगा। देख लीजिएगा मतलब है कि अपना जो कॉपी है जब आप लिखते हैं, ध्यान एक चीज़ और आपको रखना है कि जब आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो सिर्फ ऐसे नहीं देखिए कि अब चलो अब वीडियो ऐसे देख लिए 10 मिनट आधा घंटा जितना देर आपको देखना देखे फिर बंद करके, नहीं। जब भी आप वीडियो देखिए तो अपने पास जो है कॉपी कलम किताब जो भी है वो लेके रखिए, और जो भी चीज़ आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है वो नोट कर लीजिए। आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दोबारा वीडियो देख रहे हैं 2 बार 4 बार, 1 से 2 बार तो समझ में आता है, लेकिन आप मैक्सिमम बार देख रहे हैं तो बेसिकली आप पढ़ नहीं रहे हैं, है ना। आप कॉपी में लिखिए और वीडियो अगला जब वीडियो आप देखें तो वो जो पीछे वाला है वो आप पढ़ लीजिए, 10 मिनट 15 मिनट में आप पढ़ लीजिएगा, फिर आप देखिएगा, क्योंकि हम फ्लो में ही पढ़ाते जाएंगे, एक दूसरे से कनेक्ट होता जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हम बात कर लिए कि सेल का। अब आपको ये बात समझ में आ गया कि जो जीवन की जो सबसे छोटी इकाई है या सजीव की सबसे छोटी इकाई है वो है सेल, और हम उसके डिस्कवर के बारे में भी पढ़ लिए। सेल काम कैसे करता है, सेल के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए। सेल का नेचर क्या होता है ना। सेल थ्योरी
सेल के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब आप किसी के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका जो बेसिक नेचर है वो चीज़ आपको पता होना चाहिए, है ना। जैसे अगर कोई व्यक्ति है तो अगर व्यक्ति के बारे में आप बेसिक बातें नहीं जानते हैं, किसी भी व्यक्ति हो, है ना, मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है और इसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, है ना। अब क्या होगा कि जब आप पहली बार इसको देखेंगे और आप इसको जब देखेंगे, आप ये जिस मुद्रा में है, जिस स्थिति में है, जैसे ये किसी को 4 गाली देते हुए आपको सुनाई दे दिया कि ये गाली दे रहा था, आपके दिमाग में ये चीज़ छप जाता है कि ये आदमी बहुत बदमाश आदमी है, बहुत एब्यूज करता है दूसरे को, गरियाता है। ये सेट हो जाएगा नहीं, क्योंकि आप ये जो नेचर है इसका, ये जो बेसिक नेचर है वो आप नहीं जानते हैं, आप सिर्फ ये जानते हैं। उस समय जिस समय आप देखें उस समय वो कैसा रिएक्ट कर रहा है, तो हमें वो नहीं जानना है। हमें इसके बारे में जानना है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो सेल है, इसका बेसिक नेचर क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, ये क्यों गरिया रहा है, क्यों गाली दे रहा है, इसके पीछे कुछ तो बात होगी। लेकिन आदमी के पास उतना टाइम कहाँ रहता है समझने के लिए। वो जो देख लिया, आँख उसको जो दिखा रहा है उसी पर यकीन कर लिया जाता है, नहीं। तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे होता है ना कि हम अपनी आँख से देखें, आँख धोखा नहीं दे सकता, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, आँख धोखा दे सकता है। खैर, फिलोसफी का बात हो गया, हम साइंस पढ़ रहे हैं, हम वही बात कर रहे हैं, सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत। कोशिका के बारे में तो हम एक चीज़ जानते हैं कि जो सजीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वो सेल होती है। तो एक चीज़ तो आपको यही पता है, यानी प्रत्येक जीव की उत्पत्ति होती है उस सेल से होती है। प्रत्येक जीव की जो उत्पत्ति है वो किससे होती है, उस सेल से होती है, वो कोशिका से होती है। नहीं, एक तो ये चीज़ है, ये है प्रत्येक जीव की उत्पत्ति होती है उस सेल से होती है। जीव का मतलब यहाँ आप लिख सकते हैं सजीव, है ना। और प्रत्येक जीव का शरीर एक और अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। प्रत्येक जीव का जो शरीर है एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब आपके दिमाग में ये आया कि बहुत सारा जीव ऐसा भी है कि जिसका शरीर में सिर्फ एक ही कोशिका होता है और बहुत सारा में बहुत सारा होता है। तो जब एक कोशिका का कोई जीव मिलेगा उसको हम बोलेंगे एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव यानी एक ही कोशिका का जीव, या इंग्लिश में इसको लिखेंगे यूनिसेलुलर सेलुलर, है ना। और जब अनेक है तो इसको हम बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। इसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर एक ही कोशिका से पूरा शरीर बना हुआ है तो हम उसको बोलते हैं एक कोशिकीय जीव या यूनिसेलुलर, या अगर अनेक है तो उसको बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव या मल्टी सेलुलर। क्लियर है? कितना आसान है ये सब चीज़ें समझना। हाँ, इसमें से अगर आपको कुछ नाम है, अगर एक कोशिकीय जीव है
तो इसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक जीव, या इसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, नहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। प्रोकैरियोटिक या हम इसको बोलते हैं यूकैरियोटिक जीव। सिर्फ नाम है प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक बार बार आता है क्वेश्चन में, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ एक ही मतलब है इसका कि अनेक कोशिका से बना हुआ है और ये सिर्फ एक कोशिका से बना हुआ है। क्लियर है? अब आपको ये चीज़, एक चीज़ और समझना। अब ये होता क्या है कि जो हम लोग हैं, हम लोग का क्या मतलब है कि हमारे पास जो सेल है वो अलग अलग है, बहुत सारा सेल है। हाथ का सेल अलग है, नाक का अलग है, जीभ का अलग है ना, कान का अलग है। तो ये मल्टी सेलुलर है ना। यानी प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो मल्टी सेलुलर होता है और उसमें क्या आता है, बहुत सारे सेल आते हैं। नाक का हो गया, आँख का हो गया, आगे हम पढ़ेंगे भी इस पर, है ना। और जो एक कैरियोटिक सेल है इसमें सिर्फ एक ही आता है, उसका नाम है अमीबा। तो अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय जीव। क्लियर है? यानी सिर्फ इसका, यानी इसका हम मतलब भी पढ़ेंगे आगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कि यूकैरियोटिक और क्या है प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब है। अब आपको शुरू हम क्या पढ़ें कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति सेल से होती है और जीव की उत्पत्ति एक सेल या अनेक सेल से मिलकर बनता है। अगर एक सेल से मिलकर बनेगा तो उसको हम बोलेंगे एक कोशिकीय जीव, और अगर बहुत सारा सेल से मिलेगा तो उसे बनेगा तो उसे बोलते हैं मल्टी सेलुलर जीव या बहुकोशिकीय जीव। क्लियर है? यहाँ और अगर हम बात करें कि सभी जो सेल है, सभी सेल क्या है, इंडिपेंडेंट है, पेंडेंट है, यानी स्वाधीन है। और सभी सेल मिलकर कार्य करते हैं। सभी सेल का मतलब है कि एक सेल के बारे में तो आप सोच ही नहीं रहे हैं, नहीं। अगर एक सेल है तो सिर्फ एक ही सेल की बात, हम मल्टी सेलुलर की बात कर रहे हैं कि सभी सेल इंडिपेंडेंट, सब सेल अपना अपना काम कर रहा है। आँख वाला अलग काम कर रहा है, अपना काम कर रहा है, कान वाला अलग कर रहा है, हाथ वाला अलग कर रहा है, और सारा चीज़ मिल कर क्या होता है, हम लोग आप लोग जो बोल रहे हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो है ना। तो इसी चीज़ को लिखा है कि सभी सेल इंडिपेंडेंट है, स्वाधीन है, और सभी क्या होता है, मिलकर कार्य करता है, तभी एक क्या होता है, लिविंग बॉडी बनता है, जिंदा शरीर बनता है ना। और ये शरीर सेल का मतलब यहाँ पर दोनों से है, आपके दिमाग में सिर्फ नहीं आना चाहिए। इसको हम बोलते हैं एनिमल एंड प्लांट। प्लांट का मतलब क्या होता है, पादप, और एनिमल का मतलब जानवर नहीं समझना है, ध्यान ये रखना है, क्योंकि हम लोग एनिमल में ही आ जाते हैं। क्लियर है? पेड़ छोड़ के, पेड़ तो इसमें आता है, पेड़ के अलावा जितने भी चीज़ आएगा वो एनिमल में आता है। क्लियर? सांप, बिच्छू, सब, वो सब सारा चीज़। ठीक है? अब इसी में जो ये तीसरा हो गया, चौथा जो है कि वही कोशिका की जो उत्पत्ति है। कोशिका का मतलब है कि जब कोशिका डिवीजन होता है, जैसे ये मेन कोशिका है, ये कोशिका है, और कोशिका का डिवीजन होता है, ये कोशिका बना। तो ये जो डिवीजन है उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो कौन निभाता है, वो केंद्रक निभाता है, वो न्यूक्लियस निभाता है ना। तो हम ये बात और लिखेंगे कि कोशिका की जो उत्पत्ति है, कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है और तो उसमें कौन भूमिका मुख्य होता है, कौन मुख्य है, वो कौन है, न्यूक्लियस।
जो न्यूक्लियस यानी केंद्रक मुख्य भूमिका निभाता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझना है कि न्यूक्लियस में जो कोशिका है, कोशिका का जो मेन काम है, कोशिका को जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है? वो कोशिका में जो न्यूक्लियस है वो करता है ना। कार्य भी हो और डिवीजन का भी हो। तो ये चीज़ें हैं, है ना। 3-4 पॉइंट हम पढ़ लिए हैं। ये क्या है कि सजीव की जो उत्पत्ति होती है वो सेल से होती है, और सारा सेल क्या होता है? मिल के कार्य करता है ना। ये चीज़ें हैं। और जो सेल है वो एक कोशिकीय भी हो सकता है, बहुकोशिकीय होता है। जब एक कोशिकीय है इसको हम प्रोकैरियोटिक बोलेंगे, जो बहुकोशिकीय है उसको हम यूकैरियोटिक बोलते हैं, है ना। और जो सेल है, सेल में जो मुख्य कार्य करता है, जो मुख्य क्रिया करता है, जो कंट्रोल करता है, वो कौन है? वो है न्यूक्लियस है। आगे हम पढ़ेंगे भी है, सिर्फ सिद्धांत की बात कर रहे हैं। अगर आपको अभी ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है? टेंशन नहीं लेना है। क्लियर है? ये बात है। तो आज भर हम इतना ही रहने देते हैं। आप हमें बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है ना। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, क्योंकि हमारे तरफ से बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, और यदि आपको लगता है कि ठीक है तो आप हमें ये भी बताइए। अगर नहीं भी लग रहा है कि ठीक नहीं चल रहा है, हम इसमें और कुछ सुधार कर सकते हैं, तो आप वो भी बताइए। ठीक है? इससे आगे फिर हम पढ़ेंगे कि इसका अपवाद क्या है ना। तो आज भर इतना ही। थैंक यू।